गुड मॉर्निंग गाइस। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक इंटरसेक्शन कि वो सब स्पेस होता है, दूसरा पढ़ा था कि यूनियन मे और मे नॉट बी इज अ सब स्पेस, मतलब हो भी सकता है कि सब स्पेस हो सकता है ना भी हो। तो ना वाला एक काउंटर एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ऐसे दो सबसेट सब स्पेसेस ले लो तो उनका यूनियन आपका सब स्पेस नहीं बनता है। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि फिर यूनियन किस केस में हमेशा सब स्पेस बनेगा ही बनेगा। कि कोई तो कंडीशन ऐसी होगी ना, कि ऐसी कोई कंडीशन हम लगा दें कि दो सब स्पेसेस का यूनियन हमेशा सब स्पेस बनेगा। सो वो कंडीशन हम आज डिस्कस करेंगे। ये है आपकी कंडीशन कि द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। इसका मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस का सब स्पेस तभी होगा जब कोई एक सब स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है, कोई भी एक सब स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो। अब क्या है, इसकी प्रूविंग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि सपोज W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V एंड इफ, क्योंकि देखो इफ एंड ओनली इफ है का मतलब है मुझे दो तरीकों से करना पड़ेगा, इफ पार्ट और दूसरा ओनली इफ पार्ट, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों साइड से। तो पहले हमने मान लिया कि सपोज W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तो एक तरफ से हमने मान लिया कि वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो पहले ये वाला मान रहे हैं कि वन इज कंटेन्ड इन अदर, फिर दूसरा वाला पार्ट प्रूव कर देंगे। तो पहले लिया कि मान लिया या तो W1 W2 के अंदर कंटेन्ड है या फिर W2 W1 के अंदर कंटेन्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर W1 W2 के अंदर कंटेन्ड है, इसका मतलब क्या है कि W1 यूनियन W2 इज सेम एज W2 बिकॉज W1 इज कंटेन्ड इन W2। तो यूनियन इज नथिंग बट सेम एज W2। और दूसरी वाली कंडीशन क्या अप्लाई करती है कि अगर W2 W1 के अंदर कंटेन्ड है तो W1 यूनियन W2 विल बी योर W1 बिकॉज W2 इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन W1। तो ये यूनियन कुछ नया नहीं बना, एक केस में तो W2 के ही इक्वल निकल आया और दूसरे केस में W1 के इक्वल निकल आया। अब क्योंकि W1 और W2 दोनों ही सब स्पेसेस हैं आपके, इट मीन्स जो ये यूनियन होगा W1 यूनियन W2, दिस विल बी अ सब स्पेस। W1 यूनियन W2 विल बी अ सब स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि जब आपने ये माना कि वन इज कंटेन्ड इन अदर तो आपने दिखा दिया कि यूनियन सब स्पेस है। अब मानो कि यूनियन सब स्पेस है तो दिखाओ कि वन इज कंटेन्ड इन अदर, मतलब कि कोई एक सब स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन्ड होगा। अब ये दिखाओ। सो कन्वर्सली सपोज W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, देन वी नीड टू शो दैट ईदर W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि मान लेते हैं कि दोनों में से कोई भी किसी के अंदर कंटेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इसे कंट्राडिक्शन से करना चाह रहे हैं कि मान लिया कि ना तो W1 W2 के अंदर कंटेंट है और ना ही W2 W1 के अंदर कंटेंट है। तो ये वाली सिचुएशन आपको क्या देती है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 सच दैट कि ये वाला W1 W2 के अंदर नहीं होगा। राइट कि क्योंकि W1 पूरा W2 के अंदर कंटेन नहीं है, इसका मतलब यहां पर एक ऐसा एलिमेंट तो है जो कि इसके अंदर नहीं है, तभी तो आप कह रहे हो कि पूरा W1 इज नॉट कंटेनिंग W2। सो वो एक एलिमेंट हमने मान लिया स्मॉल W1। सिमिलरली ये सिचुएशन क्या कहती है कि एक एलिमेंट तो W2 के अंदर ऐसा है जो कि इसके अंदर नहीं है, दैट्स वाई आपका W2 W1 में नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन आपको क्या देती है कि W2 W1 में नहीं है, एलिमेंट W2 W1 में नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप साथ में क्या देती हैं, W1 आपका कहां है, W1 में। इसका मतलब क्या है कि ये जो W1 है वो W1 और W2 दोनों के यूनियन में हो गया, क्योंकि यूनियन के लिए दोनों में होना जरूरी नहीं होता, दोनों में से किसी भी एक में हो तो काम आपका हो जाता है। क्योंकि W1 आपका कैपिटल W1 में है तो इसका मतलब ये स्मॉल W1 आपका यूनियन में हो गया। ऐसे ही स्मॉल W2 भी आपका यूनियन में चला गया। ठीक है, अब यूनियन तो आपने पहले से माना था सब स्पेस है, ये रहा यूनियन सब स्पेस है। सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस तो है ही ना, क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस तो वो है ही। अगर वेक्टर स्पेस है तो एडिशन लॉ उसमें होल्ड होता है, यानी कि अगर दो एलिमेंट इस सब स्पेस के अंदर हैं तो उनका एडिशन भी तो वही होगा, बिकॉज वेक्टर स्पेस और सब स्पेस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
ठीक है। तो यानी कि इनका एडिशन भी इसके अंदर होगा। अब क्योंकि इसका एडिशन इसके अंदर है, यूनियन के अंदर है, तो इससे ये पता चलता है कि ये या तो W1 में होगा या फिर W2 में होगा, और हो सकता है कि दोनों में भी हो, लेकिन दोनों वाले केस इन दोनों से ही रिजोल्व हो जाएंगे, इसलिए वो दोनों वाला केस मैंने नहीं लिया है कि W1 प्लस W2 या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा या दोनों में होगा। ठीक है, तो दोनों वाला केस इसी से ही रिजोल्व हो जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है उसकी करने की। अब इसे देख लेते हैं कि अगर W1 प्लस W2 इसके अंदर है का मतलब, अगर इसके अंदर है इसका मतलब ये है कि ये W1 प्लस W2 इसके किसी एलिमेंट के इक्वल है। किसी एलिमेंट के तो इक्वल होगा ही ना अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हमने उस एलिमेंट को नाम दे दिया W1 प्राइम फॉर सम W1 प्राइम बिलोंग्स टू कैपिटल W1। ठीक है, तो W2 यहां से कितना आ गया, W1 प्राइम माइनस W1। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, प्लस बना करके माइनस का W1 प्राइम को अलग कर सकती हूं, ये प्राइम नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये W1 का एलिमेंट, ये W1 का माइनस का W1 भी W1 का ही एलिमेंट है, तो उन दोनों का एडिशन भी W1 में ही जाएगा, क्योंकि W1 तो आपका सब स्पेस है। अब W1 प्राइम को, इस डैश को आप इसके इनवर्स की तरह ट्रीट मत कर लेना, कहीं इसको जीरो कर दो, ये कोई भी अलग एलिमेंट है, कोई भी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इसके अंदर था तो मैंने उसे नाम दे दिया बस, सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आपका W1 में है का मतलब W2 W1 में है, लेकिन आपने तो माना था ऊपर कि W2 तो W1 में है नहीं। इट मीन्स दिस गिव्स द कंट्राडिक्शन। आपको कंट्राडिक्शन किस बात की मिली, इस बात की कि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1, इस बात की कंट्राडिक्शन मिल गई कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, इसको और देख लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2 का मतलब है ये यहाँ का कोई एक एलिमेंट आप रख सकते हो आराम से। तो यहां से W1 कितना आ जाएगा, W2 डैश माइनस W2। अब इनको इस तरीके से लिख लो, तो ये एक एलिमेंट है जो कि W2 का है, ये एक एलिमेंट है जो कि W2 का है, तो दोनों का एडिशन भी कहाँ होगा, W2 में ही होगा, क्योंकि सब स्पेस है। इसका मतलब हो गया कि W1 बिलोंग्स टू W2, लेकिन आपने क्या लिया था, W1 तो W2 में था ही नहीं। इसका मतलब यू अगेन गेट द कंट्राडिक्शन। किस बात की कंट्राडिक्शन, कि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2। इसका मतलब ये दोनों ही बातें गलत हैं। अगर W1 यूनियन W2 सब स्पेस है तो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, किसी ना किसी एक को तो दूसरे के अंदर कंटेन्ड होना ही पड़ेगा। तो यहां से मिलता है हेंस इधर W1 W2 में होगा और W2 W1 में होगा, क्योंकि जब दोनों को साथ में लिया था तो गड़बड़ हो गई थी, कंट्राडिक्शन मिल गई थी आपको। ठीक है, तो ये हो गया है आपका यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस। अब आपका नेक्स्ट आता है, क्योंकि अभी हम अलजेब्रा ऑफ टू सब स्पेसेस की ही बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने यूनियन पढ़ लिया और इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, तो ऐसे ही लीनियर सम भी होता है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, मान लिया ये डेफिनेशन है लीनियर सम की कि W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के ओवर द फील्ड F, देन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 इज डिफाइंड बाय W1 प्लस W2 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल W1 प्लस W2, जहां पे W1 एलिमेंट है आपका कैपिटल W1 से और W2 एलिमेंट है आपका कैपिटल W2 से। इस तरीके का कलेक्शन, मतलब यहाँ के कोई भी दो, इन दोनों के कोई भी दो एलिमेंट को जोड़ते चलो तो आ जाएगा, इसके अंदर सारा कलेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। अब एक नोट है जो कि आपके लिए जरूरी है ध्यान रखना, कि मान लिया स्मॉल W1 कैपिटल W1 के अंदर है। अब क्योंकि W2 आपका सब स्पेस है, V का सब स्पेस है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी तो जरूर होगी, मतलब कि ये जीरो वेक्टर तो जरूर होगा इसके अंदर। बिना जीरो वेक्टर के तो ये कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। W2 सब स्पेस का मतलब सिर्फ वेक्टर स्पेस से होता है, तो अगर W1 इसके अंदर है और क्योंकि W2 सब स्पेस है तो इसका मतलब इसके अंदर जीरो वेक्टर जरूर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर ये मेरा W1 ले लो, इसको आप स्मॉल W2 मान लो, ये है आपका स्मॉल W2, तो W1 और W2 का जो एडिशन है वो इसके अंदर है, यानी कि W1 प्लस 0। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा जीरो एलिमेंट है, जीरो वेक्टर है आपका। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इस जीरो वेक्टर को किसी में भी जोड़ोगे तो सेम ही एलिमेंट निकल करके आता है। इसका मतलब ये W1 कहां पहुंच जाएगा, कैपिटल W1 प्लस W2 में। तो इससे ये पता चला इस वाली लाइन से कि जो कैपिटल W1 है दिस इज ऑलवेज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ठीक है, ये काम इसलिए कराया गया था। अब नेक्स्ट तरीके से दूसरा देखो कि अब मान लो कि स्मॉल W2 आपका कैपिटल W2 में से है, ऐसे ही जीरो वेक्टर W1 में भी होगा। ये रहा लिखा जीरो वेक्टर
सिमिलरली जीरो वेक्टर आपका W1 में भी होगा, तो इसका मतलब ये जीरो कर दो, इसको W2 ही रहने दो, तो जीरो प्लस W2 जो कि W2 ही है, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आ जाएगा आपका कि W2 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। तो ये दोनों इसके अंदर कंटेन्ड है का मतलब इन दोनों का यूनियन हमेशा लीनियर सम के अंदर कंटेन्ड होता है, ठीक है। और ये साइन का मतलब आप जानते हो कि प्रॉपरली कंटेन्ड हो या फिर इक्वल हो, वो तो एक अलग केस हो गया है। तो ये बात आपके लिए याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज होगी कि जो यूनियन है वो लीनियर सम के अंदर कंटेन्ड होता है, क्योंकि हमें पता है W1 भी W1 प्लस W2 के अंदर है, W2 भी W1 प्लस W2 के अंदर है, तो यूनियन भी इसके अंदर आपका पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब एक थ्योरम आती है आपकी कि जब हमने लीनियर सम की बात करी है कि W1 और W2 के दो सम, मतलब एक सम हमने कंसीडर किया है दो सब स्पेसेस का, तो जो ये नया सेट बना, सेट कैसा है, ऐसा कि जो ये नया सेट बना है, क्या ये भी सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर सब स्पेस होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये है आपकी नेक्स्ट थ्योरम, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F, राइट। तो अब यहाँ पे ठीक है, वैसे तो इजी है बहुत करना, मैंने कर रखा है, तो एक बार मैं बता देती हूँ कि मान लिया W1 और W2 आपके दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, और U और V कोई दो वेक्टर्स हैं, दो एलिमेंट हैं आपके W1 प्लस W2 से, तो U इस तरीके का होगा क्योंकि इस सम के अंदर है, यानी कि इस तरीके का होगा, एक एलिमेंट इसका प्लस एक एलिमेंट इसका। ऐसे ही V भी इस तरीके का होगा, एक एलिमेंट इसका जिसको मैंने W1 डैश लिखा है और दूसरा एलिमेंट W2 डैश। फॉर सम W1 बिलोंग्स टू दिस, सम W2 बिलोंग्स टू दिस, सिमिलरली दिस वन। अब फॉर W1 प्लस W2 टू बी अ सब स्पेस, W1 प्लस W2 के सब स्पेस होने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा कि अल्फा U प्लस V मस्ट बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड F, जिसके ऊपर वो वेक्टर स्पेस V था, जिस फील्ड के ऊपर। तो आपको ये कंडीशन तो वहां पे दिखानी ही पड़ेगी कि फिर ये भी इसके अंदर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि W1 प्लस W2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस। तो ये दिखाने के लिए हम अपना काम कर लेते हैं कि अगर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, किसी फील्ड में से है, देन अल्फा U प्लस V को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा मतलब कि सॉल्व करने के लिए, ये तो जस्ट आपका कैलकुलेटिव पोर्शन है। U की जगह U की वैल्यू रख दी, V की जगह V। अब इन्हें थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन कर लिया, W1 और W1 डैश एक तरफ कर दिया, W2 और W2 डैश वाला पोर्शन एक तरफ कर दिया। अब कोई मुझे बताएगा कि वाई आई हैव रिटन डायरेक्टली सिंस W1 एंड W2 आर द सब स्पेसेस। देखिए अब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये W1 से है, ये भी W1 से है, तो और W1 आपका सब स्पेस है, तो इसका मतलब अल्फा W1 प्लस W1 डैश वो W1 के अंदर बिलोंग करेगा, कैपिटल W1 के अंदर। सिमिलरली अल्फा W2 प्लस W2 डैश ये कैपिटल W2 के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि वो सब स्पेस है। तो ये एक एलिमेंट हो गया W1 का, कैपिटल W1 का, प्लस ये दूसरा एलिमेंट हो गया कैपिटल W2 का। इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये किस तरीके का एलिमेंट निकल आया, दिस इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2, और इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपका W1 प्लस W2 का होता है। तो इसका मतलब हो गया अल्फा U प्लस V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, हेंस W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V, ठीक है। तो ये होती है, ये है आपकी अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस, यूनियन, इंटरसेक्शन, और यूनियन पे क्या कंडीशन होती है वो हमने वो डिस्कस कर लिया है। दूसरा, जब हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो फिर सम ऑफ टू सब स्पेसेस भी देख लिया क्या होता है, और फिर ये भी देख लिया कि सम ऑफ टू सब स्पेसेस आपका वेक्टर स्पेस, मतलब कि सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ द सेम वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि लीनियर अलजेब्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत सारा काम स्टार्ट होता है, जो कि आप इवन ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर अलजेब्रा आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करते हो, वहां पर भी आप होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हैं उनको आप वेक्टर स्पेस, सब स्पेस दिखा सकते हो। तो ये काम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Suppose V over F is a vector space if U1, U2, UN ये कुछ वेक्टर्स हैं जो कि V के अंदर हैं, then any वेक्टर, कोई वेक्टर U जिसको आप इन n वेक्टर्स के इस तरीके के सम में लिख दो,
इस तरीके के अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n UN, जहां पर ये सारे अल्फा आईज आपके फील्ड में से हैं, तो इसे हम कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स U1 U2 UN। मतलब कि U1 U2 UN को इन स्केलर्स के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे n के n एलिमेंट का सम होना चाहिए यार, इनमें से कुछ जीरो भी तो हो सकता है, कोई अल्फा आईज आपका जीरो भी तो हो सकता है। तो मतलब कि इनके एलिमेंट्स का कोई भी एक कॉम्बिनेशन पिकअप कर लो, वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका। तो जैसे कि लीनियर स्पैन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद आता है फिर लीनियर स्पैन। ठीक है, सपोज V is a vector space and S be any non-empty subset of V, any non-empty subset of V, then the linear span of S is the set of all linear combinations of finite sets of elements of S, and it is denoted by L of S, linear span of S। देन उसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए जो लिखा है वो क्या है, एक्चुअल में क्या है। देखिए यहां पर जो S है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका। हमने ये नहीं कहा कि इस F के अंदर फाइनाइटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या इनफाइनाइटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइटली है तब भी ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब भी ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो जो, क्योंकि हमने सम फाइनाइट के लिए पढ़ा है, तो वो ये कहता है लीनियर स्पैन में कि इसके अंदर वो सारे लीनियर पॉसिबल कॉम्बिनेशन डाल दो जो इस सेट के किसी भी फाइनाइट सेट का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस सेट का एक फाइनाइट सबसेट मान लो, मैंने ये उठा लिया U1 U2 UN, ठीक है, ये इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये फाइनाइट सबसेट है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यहां मिलेगा आपको। ऐसे ही कोई दूसरा आप कोई फाइनाइट सेट उठा लो तो उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी यहीं मिलेगा। ऐसे ही इसी एस का कोई और फाइनाइट सबसेट पिकअप कर लो, उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपको यहां मिलेगा। तो इसमें जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सबका जो कलेक्शन होता है वो आपका लीनियर स्पैन होता है, इसे हम कहते हैं। जहां से अगेन ये जो स्केलर्स हैं, ये जो हमेशा इसके साथ में वेक्टर के साथ में जो ये स्केलर्स हैं, ये हमेशा उसी फील्ड में से होते हैं जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस होता है फील्ड, और कहीं से नहीं आते हैं बाहर से। जैसे कि मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन को बाय डेफिनेशन आपको दिखाया है। मान लो कि ये R2 बी अ वेक्टर स्पेस एंड S बी एनी सेट। मैंने तो फिलहाल फाइनाइट लिया है क्योंकि एग्जाम्पल देना थोड़ा आसान रहता है। मैंने इस R2 में से, R2 प्लेन में से दो एलिमेंट पिकअप कर लिए, 1, 0, 0, 1। ठीक है, देन द वेक्टर 2, 3 हमें पता है इस R2 के अंदर है 2, 3। V2R बोलो या R2 बोलो, R2 प्लेन बोलो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है कि इस 2, 3 को मैं इन 1, 0, 0, 1 के कॉम्बिनेशन में क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ कि कोई अल्फा उठाऊं मैं फील्ड से, ये U1 प्लस कोई अल्फा उठाऊं मैं फील्ड से और वो U2। तो दिख रहा है मुझे कि 2, 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद 1, 0 प्लस 3, 0, 1। जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 2, 3 आएगा। यानी कि 2, 3 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 1, 0 एंड 0, 1। ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से आप इस R2 के एलिमेंट्स को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा कि मैं कोई भी सेट दूं आपको और V का आप कोई भी एलिमेंट पिकअप करके S के कॉम्बिनेशन में लिख दो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी वेक्टर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है बस उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एक इसी से जुड़ा हुआ, मैंने लीनियर स्पैन का एग्जांपल लिया है। लीनियर स्पैन का मतलब क्या था कि सपोज मैं कोई एक S पिकअप करती हूं अपने वेक्टर स्पेस में से, मैंने सेम वेक्टर स्पेस लिया है, सेम अभी भी सेट S लिया है 1, 0, 0, 1। तो फिर लीनियर स्पैन क्या होगा? लीनियर स्पैन होगा कि इस सेट के, ये तो मेरा फाइनाइट है तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन भी फाइनाइट के ही बनेंगे। ठीक है, तो इसके कोई भी वेक्टर्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस इसके अंदर रखे होंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, ये इन दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन तो इसी तरीके का बनेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। इसको सॉल्व किया जब मैंने इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ करके लिखा, तो लीनियर स्पैन ऑफ 1, 0 एंड 0, 1 मुझे कैसा दिखा? अल्फा 1, अल्फा 2, जहां पे अल्फा आइज आपके कहाँ है? इस फील्ड में से। यानी कि ये लीनियर स्पैन के अंदर इस टाइप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे, कोई भी बचा नहीं है। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कुछ भी नहीं है, ये दिस इज सेम एज
एग्जैक्टली R2 प्लेन। R2 प्लेन में क्या होता है, यही तो x, y होते हैं। R2 प्लेन में कुछ नया थोड़ा ना होता, और ना ही मेरे ऊपर अल्फा आइज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि कोई जीरो नहीं लेना है या कोई जीरो लेना है। इसका मतलब ये जो लीनियर स्पेन है वो फॉर्चुनेटली 1 0 और 0 1 का जो लीनियर स्पेन है वो फॉर्चुनेटली R2 के ही बराबर आ गया है। हमेशा बराबर आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो तो इस एग्जाम्पल में बराबर आ गया है। ठीक है, तो ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन। अब जब लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन आप पढ़ लेते हो तो फिर अब देखो, वेक्टर स्पेस में जब तक आप रहोगे, जब तक आप कोई नया सेट पढ़ते रहोगे ना, हर बार आप देखोगे क्या ये नया सेट जो अभी बना है ये फिर से सब स्पेस है क्या। जैसे कि मैंने अभी नया सेट पढ़ा था लीनियर स्पैन, फिर क्वेश्चन जनरेट हो गया क्या ये लीनियर स्पैन, क्योंकि लीनियर स्पैन है क्या, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनाइट सेट्स। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लीनियर स्पैन है क्या ये वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, वो ये जानना चाह रहा है आपसे। इतना तो पता ही है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है वो वी के अंदर ही कंटेन्ड है, सबसेट तो वो इसी का ही है। तो अब ये रहा लीनियर स्पैन एल एस ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, मतलब कि एक सेट एस, एक सबसेट एस है वी का जिसका लीनियर स्पैन इज अ सब स्पेस। ठीक है, जनरेटेड बाय एस। ये जो लीनियर स्पैन वर्ड होता है ना, इसको हम जनरेटेड बाय एस भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि दैट इज एल ऑफ एस को आप ऐसे भी लिख देते हो। ये एल ऑफ एस का मतलब है एस से जनरेटेड सेट इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो आपका ये थ्योरम क्या बनती है आपकी, ये बनता है कि अगर मान लो u और v कोई भी दो एलिमेंट है इस ls में से, तो अगर इसको मुझे सब स्पेस दिखाना है तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि अल्फा u प्लस v भी इस ls के अंदर है, तभी तो ये ls आपका सब स्पेस बनेगा आपके v का। तो अगर कोई u इस ls के अंदर है तो हमें पता है इस फॉर्म का होगा, जहां पर अल्फा आइज आपके फील्ड से हैं और जो ये वेक्टर्स हैं ये सबसेट इससे हैं, एस से हैं। अब कोई अदर एलिमेंट लो, वी लो, इसको भी आप इस कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अब जरूरी तो नहीं है कि यहां पर भी u1 u2 un ही आए और ये n है तो ये भी n हो जाए, कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने बताया नहीं आपको कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इसके अंदर तो बहुत सारे हैं। तो मैंने कुछ को का कॉम्बिनेशन बना दिया u, कुछ का कॉम्बिनेशन बना दिया v, तो इसलिए सब बीटा आइज भी चेंज हो गए और मैंने वी आइज भी सारे चेंज कर दिए और काउंटिंग भी चेंज कर दी। यहाँ एन कर दिया, यहाँ पे एम कर दिया, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो बीटा आइज आपका फील्ड से है, वी आइज आपके अब अगेन इसी वाले सेट से हैं। अब आपको चेक करना है अल्फा यू प्लस वी। तो पहले तो मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा ये u ये v, अब स्केलर मल्टीपल जब आप अंदर करोगे तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका अल्फा अल्फा 1 u1, इस तरीके से जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे। आपको पता है अल्फा 1 कहाँ है, फील्ड में से, अल्फा कहाँ है, फील्ड में से, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी फील्ड में ही होगी, क्योंकि फील्ड आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, यानी कि जो क्लोज्ड है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये फील्ड में से, ये फील्ड में से, ये फील्ड में से, ये भी फील्ड में से, ये भी फील्ड में से, ये भी फील्ड में से, और ये कितनी है, ये n काउंटिंग है, ये m काउंटिंग है, यानी कि टोटल में ये कितने वेक्टर्स हो गए आपके u1 से लेकर के vm तक कितने वेक्टर्स हो गए, n प्लस m, यानी कि फाइनाइट वेक्टर्स का ही तो सम है। यानी कि अल्फा u प्लस v आपके फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, जहां पर ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो कहां से हैं, आपके उसी सेम फील्ड से हैं। इसका मतलब अल्फा u प्लस v इज इन ls, क्योंकि ls की तो डेफिनेशन ही यही थी कि एस के फाइनाइट सबसेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होता है वो ये ls होता है। ये है आप इसका एक फाइनाइट सबसेट u1 u2 un v1 v2 vm, ये फाइनाइट सबसेट है आपका, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है आपका अल्फा u प्लस v। इट मीन्स दिस इज बिलोंग्स टू ls, दैट्स वाई ls इज द सब स्पेस ऑफ v। ls को हम लीनियर स्पैन ऑफ s कहते हैं। लीनियर स्पैन ऑफ s के साथ में हम जनरेटेड बाय s भी कह देते हैं। ठीक है, एल ऑफ s मतलब कि जनरेटेड सेट ऑफ s। ठीक है, ls इज जनरेटेड बाय s। लेट अब ये एक एग्जांपल है मेरा ls पर। सपोज v2r और r2 प्लेन b अ वेक्टर स्पेस, और s मैंने फिर से वही सेम उठा लिया जो भी पीछे उठाया था। v2r का एक सबसेट है। शो दैट कि जो ये इसका जो ls बनेगा वो एग्जैक्टली v2 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने अभी सेम एग्जांपल आपको पीछे कराया था, सेम ही कराया था।
ये एल एस बनाया था। एल एस क्या है, इन दोनों का पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि ऐसा बनेगा α1 α2। तो हमें पता है ना R2 के अंदर ऐसे ही तो एलिमेंट होते हैं। α1 यहाँ पे भी R का एलिमेंट होता है, यहाँ पे भी R का ही एलिमेंट होता है, क्योंकि इन दोनों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनकी चॉइस तो फ्री है। मतलब मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे कैसा ही R का एलिमेंट रखूं, यहाँ पे कैसा ही R का एलिमेंट रखूं, लेकिन मुझे तो सारे ही R के एलिमेंट के लिए अंदर एलिमेंट चाहिए, सारे ही R के एलिमेंट के लिए। इसका मतलब धीरे धीरे करके, इसमें धीरे धीरे करके अल्फाइज को वेरी कराते कराते पूरा का पूरा R2 ही समा जाएगा इस LS के अंदर। सो यहाँ पर फॉर्चुनेटली आपका जो LS है वो V2R के बराबर है, लेकिन इसी सेट के लिए। ठीक है, हो सकता है कि मैं सेट चेंज कर दूं तो हो सकता है ना भी बने, और हो सकता है कि बन भी जाए, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा कि कब बन रहा है और कब नहीं बन रहा है। तो पहली बात तो अब मैंने यहां से ऐसे दिखाया है इसको कि a, b को आपने A10 प्लस B01 लिख दिया। तो ये हो गया कि क्योंकि ये जो AB है उसे आपने इस सेट के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिख दिया, फाइनाइट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिख दिया, का मतलब ये AB तो LS में एंटर कर गया, क्योंकि LS की डेफिनेशन ही यही थी। इसका मतलब ये हो गया कि V2R इज कंटेन्ड इन LS, क्योंकि ए बी तो आर्बिट्री एलिमेंट था ना V2R का, आपने तो कोई चॉइस लगाई नहीं थी। इसका मतलब पहले तो ये दिखाया कि कंप्लीट जो V2R है वो आपका LS के अंदर है। अब आपको पता है, ये बात आपको पता है कि जो LS है वो कहीं और नहीं जाता है बनने के बाद, वो वेक्टर स्पेस में ही मौजूद रहता है। LS आपका वेक्टर स्पेस के अंदर है, वेक्टर स्पेस आपका LS के अंदर है। इसका मतलब यहां इस केस में, पर्टिकुलर केस में LS और V दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये तो सेट थ्योरी है, A इज कंटेन्ड इन B एंड B इज कंटेन्ड इन A, तो A और B दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वही आपने दिखा दिया। ठीक है, अब अगर किसी को ये डाउट हो कि ये LS V के अंदर ही कैसे है, मेरे ख्याल से यहां कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। हमें पता है U1 वेक्टर का एलिमेंट, U2 वेक्टर का एलिमेंट, ये वेक्टर का एलिमेंट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन V में ही होती है। क्योंकि वो तो वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में तो क्लोज होता है। ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, ये भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, और ये भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट और ये भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, तो दोनों का जोड़ भी वेक्टर स्पेस में ही होगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये भी वेक्टर स्पेस का ही है। अब इसके जो आगे लिखा हुआ है वो भी एलिमेंट क्योंकि वेक्टर स्पेस का है, तो उन दोनों का प्लस भी वेक्टर स्पेस के अंदर होगा। या इसको इकट्ठा देख लो, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके वेक्टर स्पेस के हैं, तो इन सब का जोड़ भी तो वेक्टर स्पेस में ही है, बिकॉज वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसका मतलब LS इज कंटेन्ड इन ऑलवेज V, वो V के बाहर नहीं जाएगा आपका। तो LS इज कंटेन्ड इन V, और अगर V LS के अंदर हो जाता है फॉर्चुनेटली, तो LS और V दोनों सेम हो जाते हैं। LS का मतलब है जनरेटेड सेट ऑफ, मतलब LS इज द सेट विच इज जनरेटेड बाय S, ऐसे पढ़ सकते हो आप इसे। तो लीनियर स्पैन ऑफ S है। तो ये है आपका आज का काम, जो क्योंकि आज मैंने थोड़े कम एग्जाम्पल कराए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन देकर नहीं छोड़ रही हूँ। आज थोड़ा सा प्योर पोर्शन, मतलब थ्योरम वाइज चला है। अब नेक्स्ट वाले में हम थोड़े से एग्जाम्पल्स भी करेंगे इन पर। सो तब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर मैं क्वेश्चन दे करके छोड़ूंगी, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो में कि कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी तरफ से कुछ सजेशन है तो सजेशन बताइएगा, देन आई विल अप्लाई दी सजेशन इफ पॉसिबल।